हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 से हम लगभग 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और लगभग संपूर्ण टॉपिक पर हमने चर्चा की। फोर्थ यूनिट का हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जबकि आज यह फोर्थ यूनिट का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो संपूर्ण वीडियो आप देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। ठीक है ना। यह आज जो प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें हमने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु या टॉपिक को लिया है, जिसमें उत्तराखंड बालिका शिक्षा से संबंधित, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिकता से संबंधित, और तीसरा होगा समावेशी शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो इन एक लैंगिकता से संबंधित, एक समावेशी शिक्षा, उत्तराखंड बालिका शिक्षा से, और चौथा महत्वपूर्ण होगा दिव्यांगता के कारण और प्रकार या शिक्षा से संबंधित। इन 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 25 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें किया गया है, और जो कि आपको नए स्तर से मिलेंगे। खुद बनाए हुए प्रैक्टिस सेट का आधार होगा, आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है, दिव्यांगता बच्चों का कौन सा प्रकार नहीं है, या दिव्यांग बच्चों का कौन सा प्रकार नहीं होगा। ए, कुष्ठ रोग विकलांगता, बी, तेजाब का हमला पीड़ित, सी, बोलने की विकलांगता, और डी, अचलन विकलांगता। तो कौन सा विकलांगता का प्रकार नहीं होगा? देखो, हमने पढ़ा था, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट रख लेना। पहले आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरा आपने देखना है ये दिव्यांगता एक्ट। ये दोनों जगह में लगा हुआ है, दो दो आपके सिलेबस में, आपके यूनिट में दो दो जगह लगा हुआ है। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस निश्चित तौर पर आप इस पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, जैसे आप तो जानते हैं सिलेबस आपने ढंग से बेहतर रूप से पढ़ा। ठीक है, पहले हमने देखा कि दिव्यांगता अधिनियम, और दूसरे हम यूनिट में पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रकार और कारण। ठीक है ना। तो देखो कौन सा नहीं होगा, तो इसका सीधा क्वेश्चन है डी। ठीक है ना। देखो, कुष्ठ रोग दिव्यांगता है, तेजाब का हमला की बालिकाओं पर हो जाता है, महिलाओं पर हो जाता है, वह भी, या किसी पुरुष पर भी हो जाता है, वहाँ पर भी वह अगर ऐसा अटैक होता है तो वह भी दिव्यांगता की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, इस महत्वपूर्ण। और बोलने की विकलांगता, अचल, तो अचल नहीं होगा, यहाँ पर चलन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर चलन होगा, अचलन नहीं होगा, चलन होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2016 से पूर्व जो है 7 दिव्यांगता के प्रकार कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में 2016 का अधिनियम है, उसमें कितने हैं? 21 है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में जो अधिनियम था 95 का निरस्त किया गया, और 2016 का अधिनियम अब लागू किया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा दिव्यांगता का प्रकार नहीं है, और निम्न में से कौन सा दिव्यांगता का प्रकार है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा। तो इन 21 के 21 पॉइंटों को आप फोकस करेंगे। नोट्स के अंतर्गत भी मैंने इसको रखा गया है, जब आपके पास यह उपलब्ध होगा तो खुद ही आप उसमें देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। 1-2 बार आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप जैसे बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहेगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या है? ए, सामाजिक संतुलन, समाजीकरण पर संतुलन, बी, सामाजिक स्थिति पर वैश्वीकरण, और सी, समानता का एवं समान अवसर, विश्व बंधुता के लिए अवसर। तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित है समावेशी शिक्षा? तो इसका सीधा आंसर होगा समानता एवं समान अवसर के लिए। ठीक है ना, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आपको फोर्थ यूनिट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे, चाहे उसमें महिला शिक्षा का है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे पिछड़े लोग हैं, चाहे उसमें दिव्यांग लोग हैं, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट में ये की अंतर है कि सबको जो है, जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की कोशिश है सरकार की योजनाओं के माध्यम से, यानी मुख्य धारा, समाज के मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ना है। चाहे बालिका शिक्षा से पिछड़े बच्चे हो, या अल्पसंख्यक हो, या जाति के आधार पर हो, किसी भी वर्ग समाज के आधार पर हो, और सारा पॉइंट वही लगे हैं। ये कॉमन चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप मत भूलना। बस उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, चाहे गवर्नमेंट बढ़ाए, और समाज के तौर तरीके किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आशीष नेगी दृष्टिहीन किस खेल में उप कप्तान था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, वॉलीबॉल, बी, क्रिकेट, सी, कबड्डी, और डी, हॉकी।
तो आशीष नेगी उप कप्तान थे दृष्टिहीन, किससे संबंधित थे? इसका सीधा आंसर होगा यानी बी, ठीक है ना। तो बी इसका आंसर होगा। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप देखेंगे, ठीक है ना। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालिका शिक्षा से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किस योजना से है? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ए वैष्णवी सुरक्षा योजना, बी नंदा गौरा योजना, सी गौरा देवी धन योजना और डी है किशोरी शक्ति योजना। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ काफी प्रसिद्ध चला था ना। और यह कब से प्रारंभ हुआ था? आपने देखा होगा कि कब से प्रारंभ हुआ था। तो 22 जनवरी कभी काफ़ी बार पूछा जाता है, 22 जनवरी से, ठीक है ना, 22 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। तो जो उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना इससे संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर क्या होगा 4 का? तो इसका होगा वैष्णवी सुरक्षा योजना, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे संबंधित होगा, इस योजना से संबंधित होगा, ठीक है ना। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इसमें इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को, ठीक है ना। देखो वैष्णवी जो योजना है, यह योजना क्या है? इस योजना से संबंध हमें यह देखना होगा कि देखो नवजात शिशु जब किसी की नवजात शिशु या बेटी अगर पैदा होती है तो उसके लिए एक महिला सशक्तिकरण आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें क्या दिया जाता है? एक किट दिया जाता है ना। और किट दिया जाता है और माँ पिताजी जो भी आपने हैं उनको एक सेल्फी लेनी पड़ती है, एक फ़ोटो खिंचानी पड़ती है, आगे भेजनी पड़ती है। तो यह योजना है, इसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। बाकी आप लोग जानते होंगे इसके संबंध में अधिक से अधिक। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा फिर प्रश्न पत्र बनेगा, फिर कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। आगे हम देखेंगे अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 351। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात कहाँ पर की गई है, ठीक है ना। देखो पहले हमने पढ़ा था अल्पसंख्यक आयोग पढ़ा था, उनसे संबंधित हमने एक्ट पढ़े थे। और अल्पसंख्यक आयोग के साथ आपने उसमें एक और जोड़ना है कि समाज में और सरकारें किस प्रकार की योजना उनके लिए चला रही है। उन 4 महत्वपूर्ण आपको आयोग के संबंध में ये पॉइंट भी आपने जोड़ना है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखने हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? 5 का 5वें का अनुसार क्या होगा? इसका बी हो गया 29 होगा, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए कार्य करना है। और 30 में क्या है? 30 में क्या है कि शिक्षण जो है, शिक्षा संस्थानों में जो स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, अगर वो अपने शिक्षा संस्थान खोलते हैं तो उनका अपना प्रशासन अधिकार भी होगा। 30 में यह उल्लेख किया गया है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं? तो किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं? सभी वर्ग के बच्चे, सामान्य और विशिष्ट बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली और बहुभाषी बच्चे। तो किस प्रकार के बच्चे शामिल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा इसका सही आंसर है कि सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बच्चे इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। सामान्य नहीं होंगे, प्रतिभा भी नहीं होंगे और सभी वर्ग के भी नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार के बच्चे, एक तो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के तो हैं ही, उससे जोड़, और विशिष्ट बच्चे में कौन आ जाएगा? या तो वो क्या है, दिव्यांग प्रकार के या प्रतिभाशाली होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रकार के बच्चे समान बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनको यह नहीं लगेगा कि हम किसी से पीछे हैं। उनका जो समाज, विभिन्न समाज की संस्कृति का एक मिश्रण होगा और उन्हें आगे शिक्षा में उनके बोली भाषा भिन्न भिन्न मार्गदर्शन उनके आगे भी प्रस्त होंगे जब वो सभी प्रकार के बच्चे एक जगह में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मुख्य धारा में लाने की कोशिश यही है कि समावेशी शिक्षा का। अगला है दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 6 से 18 वर्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए 45, बी अनुच्छेद 26 और सी अनुच्छेद 21 ए और डी अनुच्छेद 25। तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब सामान्य तौर पर कितने हैं? 6 से 14 वर्ष, निःशुल्क बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है, ठीक है ना। आप नोट कर लेना कि 6 से 14 वर्ष निःशुल्क बच्चों के लिए है और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 है। तो इसका सही क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा 7 का,
कि उनके लिए जो 6 से प्रावधान अनुच्छेद 26 में किया गया। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट रख लेना। अब जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार यह कहा गया है कि 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का सरकार उसमें प्रावधान करेगी। ठीक है ना। अब कब तक करती है अभी तो लागू हुआ नहीं। ठीक है ना, लेकिन एनईपी में कहा गया है। इस पॉइंट को नोट रख लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शिक्षक के लिए क्या प्रावधान किया गया है। यह भी आपके उसमें लगा हुआ है। ठीक है ना। ए, उन्हें नियमित किताबें और यूनिफॉर्म देना चाहिए। बी, स्कूल में उच्च प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी, भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। और डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है ना। अगर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शिक्षा अगर प्रावधान को उनको मुख्य धारा में लाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें नियमित, देखो कोई गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी में आपने देखा होगा कि काफ़ी योजना आजकल वर्तमान समय में सरकारें चला रही हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो उनके लिए सबसे पहले क्या है? पहले तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा। ठीक है ना, भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। फिर स्कूलों में उच्च प्रदर्शन, फिर उन्हें नियमित किताबें हो, यूनिफॉर्म हो, यानी उनके लिए जो क्या हो, कपड़े की व्यवस्था हो। अगर भोजन उपलब्ध है, कपड़े की व्यवस्था है, फिर वो स्कूल में जाएंगे और स्कूल में भी यह दायित्व होगा कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे और फिर उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है ना। ये आर्थिक वाला लगा नहीं है, लेकिन उसी में ही है, ये पॉइंट भी उसी में, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फोर्थ में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्वाग्रह ग्राही एक विरोधात्मक मनोवृत्ति है, यह परिभाषा किस विचारक की है? पूर्वाग्रही एक विरोधात्मक मनोवृत्ति है, यह परिभाषा किस विचारक की है? यंग, शेरिफ, न्यूकॉम, मार्गरेट मीड। तो किसकी परिभाषा है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रह लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित है यह। ठीक है ना। पूर्वाग्रह लैंगिकता से संबंधित है। ठीक है ना। तो यह किसकी होगी? न्यूकॉम की है। ठीक है ना, न्यूकॉम की है। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। नोवा का क्या होगा? इसका सी आंसर होगा। ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 8 नवंबर और डी 9 नवंबर। ठीक है, तो कब मनाया जाता है 10वां का? तो इस आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। कई बार कन्फ्यूजन मत होना, राष्ट्रीय कई प्रकार से राष्ट्रीय अलग दिवस मनाता है और विश्व स्तर पर अलग दिवस मनाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। अभी इसी से पहले हमने शिक्षक दिवस की बात की। शिक्षक दिवस अलग था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग था, विश्व शिक्षक दिवस अलग था। तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अगर हमने देखा तो 2 दिसंबर, 9 नवंबर को क्या हुआ था? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हुआ था। ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। 5 दिसंबर को क्या? शिक्षक दिवस। ठीक है ना, 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस। ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेंडर है क्या? तो जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, सामाजिक संरचना और जैविक निर्धारण। ठीक है ना। तो जेंडर है क्या? जेंडर आपके इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना। लैंगिक, जेंडर और पूर्वाग्रह से संबंधित भी आपके इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना। पूर्वग्रह, रूढ़वादिता इसमें लगा हुआ। तो इसके सही आंसर क्या होगा? तो 11 का सही आंसर होगा सी, यानी सामाजिक संरचना। ठीक है ना। अब जेंडर और लिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर लिंग की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा? वह क्या होगा? इसमें क्या है कि सामाजिक संरचना है वो जैविक होगी। ठीक है ना।
उसको बदल नहीं सकते, वह जैविक होगा, ठीक है ना। लिंग की बात आएगी तो जैविक होगा। वैसे तो अगर लिंग की बात करें उसका अंग्रेजी में जेंडर ही होगा, लेकिन अगर यहाँ किताबी और ज्ञान की सिलेबस के अनुसार हम जेंडर और लिंग को अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अगर लिंग क्या होता आता तो यह क्या होता, जैविक निर्धारण होता। पॉइंट याद रख लेना, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और जेंडर की बात आएगी सामाजिक संरचना या सांस्कृतिक संरचना। लिंग क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है, स्थिर है, व्यक्तिगत है, अस्त्री है और अपरिवर्तनशील है। अगर पुरुष है, पुरुष को तुम महिला नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। और पुरुष महिला को पुरुष नहीं बना सकते हो, तो इसका मतलब वो अपरिवर्तनशील है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 4 पॉइंट को कोई नोट कर लेना। जबकि जेंडर क्या है, परिवर्तनशील है, वो तो हमारी सोच विचार पर आधारित है, ठीक है ना। व्यक्तिगत है लिंग, क्या व्यवस्थित है, लिंग स्थिर है, जबकि जेंडर क्या परिवर्तनशील है या प्रकृति है, जैसे पहले से है तो है, लेकिन समाज में जेंडर हम अपनी धारणा को बदल सकते हैं। और महत्वपूर्ण जेंडर सामाजिक या सांस्कृतिक भी आएगा, तब भी आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। समान तौर पर हम अलग सोचते हैं, और जब हमारा किताबी ज्ञान होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें अंदर घुसने की आवश्यकता पड़ती है। अपने दिमाग को, अपने दृश्य को इस प्रकार धार देनी पड़ती है छोटे छोटे मुख्य बिंदुओं पर, ठीक है ना। तो सामाजिक निर्मित है, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। आगे है नंदा गौरा धन योजना का उद्देश्य है, तो क्या है। ए, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बी, बाल विवाह को रोकना, सी, उच्च शिक्षा प्रदान करना, और डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी सभी होगा। देखो एक छोटी सी योजना है, और छोटी सी योजना का मुख्य विषय यही है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट रख लेना, ठीक है। और बालिका शिक्षा के दृश्य में ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन हो सकता बनेगा ही बनेगा। पहली बात क्या है इसमें कि नंदा गौरा जो धन योजना थी, यह जनवरी 18 में हुआ था, ठीक है ना। जनवरी 2018 में यह हुआ था। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पहले अलग अलग किस्तों में, 7 किस्तों में इसमें पैसे दिए जाते थे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं इसको। लेकिन अब क्या होता है इसमें, जब बालिका का जन्म होगा तो 11,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 12वीं उत्तीर्ण करेगी बालिका, उसके बाद उसको कितने मिलेंगे, 51,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। पहले 11,000 रुपये जब बालिका का जन्म होगा तब उस बालिका को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, 12वीं पास होने के बाद बालिका को 51,000 रुपये मिलेंगे। अगर यह लालच होता तो निश्चित तौर पे माँ बाप भी समय से शादी नहीं करेंगे बालिका का, और बालिका को प्रोत्साहित करेंगे शिक्षा के लिए। फिर भ्रूण हत्या भी नहीं होगी कि हम बालक के उसी में ही अंधे बहरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इस योजना के बहुत ही लाभ हैं, और वास्तव में सामाजिकता के आधार को एक दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को आवश्यकता है। किसी न किसी रूप में इसके कितने बड़े प्रावधान हैं। अगर निश्चित तौर पर उसे शिक्षा मिलती है तो उसकी देखो मनोवृत्ति भी बदलेगी, माँ बाप की भी बदलेगी, पैसे मिलेंगे, भ्रूण हत्या भी कम होगी, समय से 18 साल के उपरांत ही उसकी शादी होगी। अब जब तक वो 12 पास नहीं होगी तब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है, यह नंदा देवी। यानी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें बालिका शिक्षा के अंतर्गत, तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको भी पता होगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता के कारण नहीं है, तो क्या नहीं होगा। आनुवांशिकता, बचपन में लगी चोट, शराब और ड्रग्स का सेवन, माता की दिव्यांगता। या बौद्धिक दिव्यांगता, देखो 4-5 प्रकार के दिव्यांगता है ना, अस्थि है, श्रवण है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दो ही प्रकार, दो महत्वपूर्ण, एक तो दिव्यांगता के प्रकार और एक दिव्यांगता के कारण, दो महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपने नोट रखना है। आगे हम प्रैक्टिस सेट बढ़ेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कारण क्या नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट डी होगा, ठीक है ना। देखो अनुवांशिकता, अगर माता पिता के अनुसार अनुवांशिकता के अनुसार विकलांगता हो सकती है। बचपन में चोट लगती है, यानी जैसे माता है, माता को अगर चोट लगती है तो उसका असर जो उसके बालक पर भी, बालिका पर भी पड़ता है। अगर माता शराब और ड्रग्स का सेवन करती है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव विकलांगता का पड़ेगी। लेकिन माता दिव्यांगता है, इसका कोई आधार नहीं है। ऐसे नहीं कि माता दिव्यांग है और बच्चा भी क्या होगा, दिव्यांग होगा, तो इसका कोई आधार नहीं होगा। ये अन आधार, इसमें 6-7 पॉइंट और भी हैं, उसको भी आप देख लेना, ठीक है।
तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट रखेंगे। अगला प्रश्न है 2020 में कोरोना के समय अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना लागू की गई? बहुत महत्वपूर्ण। सबला योजना, खिली कलियां योजना, वात्सल्य योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो कोरोना के समय जब लागू हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो यह योजना सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? 14 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी वात्सल्य योजना। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण योजना यह भी है। और यह कोरोना से संबंध नहीं है, यह शिक्षा, बालिका शिक्षा से भी संबंधित है। क्यों है? क्योंकि यह जो सबला योजना है, इसमें जितने भी अनाथ बच्चे हैं सरकार उनकी शिक्षा व्यवस्था करेगी और प्रति माह उनको 3,000 रुपये भी देगी। ठीक है ना, इस योजना के तहत। बस आपको सिलेबस बड़ा है, आपको मेन बिंदु पर फोकस करना है, क्योंकि इतना अंदर से एकदम से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आप मेन भूमिका अगर भी क्वेश्चन को देखोगे तब भी आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है मित्रों। ठीक है ना, तो सबला योजना, वात्सल्य योजना, और इसके अंतर्गत बच्चों को कितने मिलेंगे? 3,000 रुपये जो है उससे प्रति माह दिए जाएंगे। उसकी शिक्षा व्यवस्था का सारा खर्च जो है 12वीं तक का शिक्षा उसके लिए निःशुल्क होगी। कोरोना काल में किसी के माता पिता अनाथ हो गए बच्चे, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा सरकार प्रदान करेगी और 3,000 रुपये प्रति माह भी उन्हें देगी। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए है? श्रवण शक्ति, नेत्रहीन, अस्थि शक्ति, बौद्धिक शक्ति। तो आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि जो है नेत्रहीन है। एक क्रांति थी, ये बहुत बड़ी चीज थी कि क्रांति थी। अगर ब्रेल लिपि का जब प्रयोग हुआ तो आप लोगों के दृष्टिहीन बच्चा लिख रहा है, बताओ। ठीक है ना, तो यह एक क्रांति थी, इसलिए इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ब्रेल लिपि दिवस भी पूछा जाता है। ठीक है ना, और देखो जो जिसने यह ब्रेल लिपि बनाई थी वो भी स्वयं एक क्या थे? नेत्रहीन थी। काफी महत्वपूर्ण है। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया शायद में, यह 17 क्वेश्चन होगा। नंदा गौरा धन योजना किस प्रकार के बच्चों के लिए है? ये बीपीएल बच्चों के लिए, सी एससी बच्चों के लिए, 20 एससी बच्चों के लिए, सी एसटी बच्चों के लिए, और डी ओबीसी बच्चों के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका सीधा आंसर होगा ये होगा। ठीक है ना, एससी एसटी ओबीसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया, केवल बीपीएल बच्चा होना चाहिए। नंदा गौरा देवी अभी पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि जन्म होने पर 1,100 रुपये और 12 पास होने पर कितने? 51,000 रुपये, और जन्म होने पर 11,000 रुपये। ठीक है, परंतु उस माता के 2 बच्चे हो, 2 बच्चों तक यह लाभ मिलेगा। यानी 4-5 बच्चे हैं तो तब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 बच्चों तक लाभ मिलेगा, है मिलेगा, परंतु वह बीपीएल हो। ठीक है ना, बीपीएल वर्ग में हो। ठीक है ना, अब बीपीएल में एससी एसटी ओबीसी सभी वर्ग के बच्चे आ सकते हैं। उसमें एक ही जो है किसी वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ बीपीएल वर्ग का उल्लेख किया गया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और बाकी हमने कहाँ पर पढ़ा था? हमने 3rd यूनियन में पढ़ा था ना, हमने 4th यूनियन में पढ़ा था समिति आयोग में, जिसमें एससी एसटी में क्या पढ़ा था हमने? ध्यान आ रहा है आपको? शायद में कम ही आ रहा होगा। ठीक है ना, तो हमने एससी एसटी में क्या पढ़ा था? ठीक है ना, हमने पढ़ा था उसमें जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो इन तीनों वर्ग के लिए कितना था? 25% जो है इन्हें क्या दिया जाएगा? एससी एसटी बालकों को शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर, और 25% किया जाएगा गरीब बच्चों के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना, गरीबी रेखा से। तो इस प्रकार से आप पॉइंट को जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से किस में है। ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी था वो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए 75% और गरीबी रेखा से अंतर्गत 25% था। ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी कब था? इन तीनों को मिलाकर ये तीनों वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं 2004 में। ठीक है ना, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे भाई। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा ही। लैंगिक भेदभाव का कौन सा प्रकार नहीं है? रंग भेदभाव, भाषी भेदभाव, पारिवारिक भेदभाव, जाति भेदभाव। लैंगिक भेदभाव है ना, कि तुम स्त्री हो, तुम बेटी हो, हम पुरुष हैं। ठीक है ना, तो इसका भेदभाव क्या है? तो इसका आंसर होगा पारिवारिक भेदभाव। रंग भेदभाव भी हो सकता है, रंग के आधार पर, भाषी आधार पर भी हो सकता है, जाति आधार पर हो सकता है,
कि ठीक है ना। लेकिन परिवार के एक ही सदस्य तो वहाँ पर भी उतना भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री आंचल योजना का संबंध किससे है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री आंचल योजना का संबंध किससे होगा? इसका संबंध किससे होगा? देखो, आंगनबाड़ी में बच्चों को हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी देना, आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध देना, आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध देना और आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन चिप्स देना, ठीक है ना। तो आंचल योजना के लिए मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई थी, ठीक है ना। तो इसके तहत क्या था? तो इसका सही आंसर था कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों को दूध देना, ठीक है ना। अब देखो, पहले जैसे और भी काफ़ी सामान मिलता था, अब वर्तमान आप देखते हो कि बच्चों को चिप्स भी दिए जाते हैं और अंडे दिए जाते हैं और 2 हफ्ता में 2 दिन दूध दिया जाता है। अब बस से दिया जाता नहीं दिया जाता, लेकिन इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर दिया जाता होगा अगर उल्लेख किया गया है तो। एक समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक समावेशी कक्षा में, अब समावेशी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, समावेशी, ठीक है ना। तो एक समावेशी कक्षा में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रतियोगी परीक्षा को अधिक बढ़ावा देना, विद्यालय में मानकीकृत परीक्षण करना, विद्यालय में विशेष शिक्षा योजना लागू करना और एक रूप निर्देशन की योजना बनाना। तो क्या होगा 20वां का? तो समावेशी कक्षा का आधार क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय में विशेष शिक्षा को लागू करना, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा से इसका संबंध नहीं है, मानकीकृत से भी संबंध नहीं है, निर्देशन से भी संबंध नहीं है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा देखो सामान्य वर्ग है, ठीक है ना। सामान्य वर्ग के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। विद्यालय चल रहे हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट के चल रहे हैं, KVS चल रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के अलग चल रहे हैं, ठीक है ना। और प्राइवेट स्कूल अलग चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है? जहाँ प्रतिभाशाली बालक होता है और जहाँ पर क्या होता है, दिव्यांग बालक होता है। सबसे दिक्कत कहाँ थी? जहाँ दिव्यांग बालक आता है। अब देखो, समझने वाली बात है, अगर प्रतिभाशाली बालक है, दिव्यांग है, ठीक है ना, सामान्य बच्चे के लिए तो चल ही रही है शिक्षा, ठीक है ना। तो इन तीनों जो है, इनके लिए अलग नहीं करना। ऐसा नहीं कि सामान्य बच्चा अलग पढ़ेगा, दिव्यांग बच्चा अलग पढ़ेगा और प्रतिभाशाली अलग बढ़ेगा, क्योंकि तब वहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रतिभाशाली भी सामान्य बच्चे के साथ पढ़ेगा, विकलांग बच्चा भी सामान्य बच्चे के लिए पढ़ेगा। अब देखो, विकलांगता, दिव्यांगता पर काफ़ी परिस्थितियाँ होती हैं। अगर वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं आता है, नहीं खेलता है, तो पीछे 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 रह जाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा और सबसे बड़ी उसकी मानसिक जो है क्षीणता होगी। उसका मन उससे उदासता इस प्रकार से होगा कि वास्तव में सामान्य वर्ग में खास इस प्रकार का व्यक्ति रहता तो मैं सामान्य बच्चों के साथ इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के खेल में प्रतिभा कर सकता था। लेकिन समावेशी शिक्षा की यही एक मजबूती आधार है कि वह दिव्यांग बच्चा भी सामान्य, देखो, एक दिन उसको कुछ गलत बोलेगा सामान्य बच्चा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, जैसे जैसे उसके समाज में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, निश्चित तौर पर धारणाएं बदल जाती है। प्रतिभाशाली के साथ तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से इन तीनों, अब कभी भी आ गया कि समावेशी शिक्षा में कौन होंगे, तो मित्रों एक पॉइंट नोट कर लेना, उसमें यह नहीं होगा कि दिव्यांग बच्चे ही होंगे। अगर समावेशी शिक्षा की बात आएगी तो वहाँ प्रतिभाशाली, दिव्यांग और सामान्य बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। और तब वहाँ पर क्या होगा, समावेशी शिक्षा का विकास होगा, ठीक है। बाकी आप बेहतर रूप से जानते हैं। आगे है पूर्वग्राही किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होते हैं? जीवन शैली, प्रत्यक्ष बोध, समस्या, वास्तविकता। तो किसके प्रति होते हैं पूर्वग्राही? वो समस्या के प्रति होते हैं, ठीक है ना। देखो, पूर्वग्राही क्या है? किसी भी विशेष समूह के प्रति अभिवृत्ति का एक उदाहरण है, ठीक है ना, पूर्वग्राही, ठीक है ना। जब पूर्वग्राही किसी भी समूह के प्रति जैसे बनाई गई एक राय है, देखो वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन हमारी राय बन जाती है कि ऐसा ही ऐसा है, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये ऐसा ही नकारात्मक रूढ़वादिता पर आधारित है। जैसे हम देखते हैं कि
मैं एक बालक हूँ, मेरे साथ कोई सब बालिका पढ़ती है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ही अच्छा पढ़ूँ। क्रिकेट नहीं, मैं पहले बल्ला पकड़ूँ और बालिका क्या पकड़ेगी, गेंद पकड़ेगी। ठीक है ना। मैं मैं चेयर पर बैठूँ और बालिका नीचे बैठेगी। तो ये यह समाज या पहले से बना हुआ नहीं है, और ना समाज में इस प्रकारता की एक कोई भावना है। लेकिन क्या है, हम पुरुष को ज़्यादा, इसी को लैंगिक पूर्वग्रह कहते हैं। ठीक है ना, पुरुष को ज़्यादा महत्व देते हैं और महिला को या बालिका को हम कम महत्व देते हैं। जो अच्छा कार्य करेगा वो पुरुष करेगा, और जो निम्न तबके का कार्य होगा वो महिला करेगी। तो यही एक पूर्वग्रह का एक आधार है। भारतीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, देहरादून में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आप जानते होंगे कि ये कहाँ पर है, देहरादून में है। ये पॉइंट आ सकता है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है ना। बाकी इससे संबंधित और भी क्वेश्चन इससे बनेंगे, जैसे दिव्यांगता का मुख्य सेंटर तो वहीं पर ही है। कहाँ पर? दिल्ली में। आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश में भी दिव्यांगता से संबंधित केंद्र संस्थान है। मध्य प्रदेश में भी है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पॉइंट को नाम को नोट कर लेना। समावेशी शिक्षा में कौन सी बाधा नहीं है? विशेष विद्यालय में लगाव न होना, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का साधनों की कमी, सहभागिता द्वारा नकारा जाना, माता पिता द्वारा विद्यालय ना भेजना। तो समावेशी शिक्षा में कौन सी बाधा हो सकती है? ठीक है ना। तो 23 का क्या होगा? तो सीधा सीधा होगा माता पिता द्वारा विद्यालय ना भेजना, या समावेशी शिक्षा का भाग नहीं है। हाँ, देखो, समावेशी शिक्षा होने के बाद भी कुछ बाधाएं हैं। विशेष विद्यालय में लगाव ना होना, अगर वहाँ पर विद्यालय का लगाव ना होना, निःशक्त बालकों की शिक्षा के साधन में कमी, यानी निःशक्त विकलांग बच्चे हैं या पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा सा बेहतर अगर सुविधा नहीं होती तो तब भी उनकी शिक्षा बेहतर नहीं हो सकती। सहभागिता द्वारा नकारना, अगर हमारे समाज है, जैसे समितियां होती है, टीचर होते हैं, समाज लोग उनको फिर भी नकारते हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कतें प्रारंभ हो जाती है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 24। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? शिक्षा अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षकों में अभिवृद्धि और का परिवर्तन पर, और समुदाय के समर्थन पर विश्वास का। तो निर्भर किस पर करती है? समन्वित शिक्षा। बस घूम फिर के क्वेश्चन वही है। अगर मैं निश्चित तौर पर एक ही लैंगिकता पर या समावेशी शिक्षा पर लाता तो वहाँ पर मित्रों आकलन नहीं हो पाता। उसी से संबंधित क्वेश्चन बनते और आप आइडिया से भी क्वेश्चन का आधार ढूंढ सकते थे, राइट आंसर पर पहुँच सकते थे। लेकिन तीन चारों का मिश्रण करके एक बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट बन जाता है। और क्वेश्चन शॉर्ट हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन एक दो बार देखोगे तो सही हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? सफलता निर्भर करती है तो पाठ पुस्तक की उत्कृष्टता पर है, गुणवत्ता पर नहीं। कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, टीचर का भी कोई मतलब नहीं है, समुदाय का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया दिव्यांगजन अधिकार नियम बना। ठीक है, 18 में, 95 में, 16 में और 96 में। तो सीधा सीधा आंसर क्या है? 16 में बना। 95 पहला का था, इसमें क्या थे? जैसे 7 आधार थे, कारण थे, दिव्यांगता के प्रकार थे। इसमें आप कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है ना। तो ये 3 से 4 है, उसमें आरक्षण का प्रावधान जैसे बढ़ गया है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंटों को आपने नोट रखना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी 10 जनवरी को। तो बालिका से संबंधित हो सकता आ सकता है इस प्रकार से, और शिक्षा और बालिकाओं से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस किसके उसमें मनाया जाता है? देखो, इंदिरा गांधी के जी का जन्म हुआ था ना, इंदिरा गांधी जी का जन्म 24 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म उस पर मनाया जाता है बालिका दिवस। ठीक है, 26 जनवरी आप जानते हैं एक स्वतंत्रता दिवस होता है, और ये गणतंत्र दिवस, ये गणतंत्र दिवस हो गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवेकानंद को आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, विवेकानंद चैप्टर में लगा हुआ है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी जोड़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि 12 जनवरी को किस राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत बड़ा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना।
तो इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए, है ना। अब देखते हैं कि जो 2024 में था उसका आधार क्या था, राष्ट्र बालिका का डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ठीक है ना। एक थीम दी जाती है ना, एक वाक्य दिया जाता है, एक स्लोगन दिया जाता है कि इस बार ऐसा इस प्रकार से प्रावधान हम कर सकते हैं। तो मित्रों काफ़ी बेहतर रूप से 1-2 दिन में इस प्रैक्टिस सेट को मैंने बनाया और स्वयं मैं प्रैक्टिस सेट को बनाता हूँ, आप देखते ही होंगे और निश्चित तौर पर आप लोग भी सहयोग करते हैं, तो जितना भी हो सके हम लाएंगे। और इसके बाद हम हफ्ते भर में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम क्वेश्चन को लाएंगे, उसमें उत्तराखंड के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी 10% भी अगर लगता है कि आपकी ज्ञान में वृद्धि, आपके जो भी अध्ययन है उसमें कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप निश्चित तौर पर लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर करने के कीजिएगा, जिससे कि औरों तक भी अगर बेहतर ज्ञान है तो उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।